ये कहानी आपको हिंदी फिल्म की एक कहानी लगेगी। एक खतरनाक अपराधी जेल में सजा काट रहा है। शहर में अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस और प्रशासन इस बढ़ते हुए अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं। फिर पुलिस ऑफिसर्स की एक मीटिंग होती है जिसमें कोई ऑफिसर कहता है कि अगर इस बढ़ते हुए अपराध को रोकना है तो किसी ऐसे आदमी को काम पे लगाना होगा जो अपराध करने के तरीके को समझता हो और जो अपराधियों की तरह सोचता हो। और फिर नाम आता है उस खतरनाक अपराधी का जो जेल में सजा काट रहा है। पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि वो अपराधी उनकी मदद कर सकता है क्योंकि लोहे को लोहा ही काट सकता है। वो उस अपराधी के पास जेल में पहुंचते हैं और उसके सामने एक शर्त रखते हैं और वो शर्त ये थी कि अगर वो पुलिस की मदद करता है तो उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा और उसकी बाकी की सजा भी माफ कर दी जाएगी। लंबे अरसे से जेल में सजा काट रहा वो अपराधी पुलिस की इस शर्त को मान लेता है और जेल से रिहा होने के बाद अपराध को रोकने में पुलिस की मदद करता है। ये तो पूरी फिल्मी कहानी है, लेकिन मैं आपको ऐसे शख्स की कहानी सुना रहा हूँ जिसकी जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी ही है। वो एक बहुरूपिया था। रूप और पहचान बदल बदल कर उसने अपराध किए, लोगों को धोखा दिया, जालसाजी की और बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइम किए। जेल में सजा भी काटी उसने, लेकिन एक दिन वो जालसाज जेल से बाहर निकल आता है और फिर क्रिमिनल्स पर कहर बनकर टूट पड़ता है। ये कहानी भारत के सबसे बड़े जालसाज नटवरलाल की नहीं, ये कहानी है अमेरिका के नटवरलाल फ्रैंक एबैगनेल जूनियर की। उस आदमी की जिंदगी कुछ तो खास थी जिसकी वजह से उस पर 2002 में एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी जिसका नाम था कैच मी इफ यू कैन। ये फिल्म अपने समय की एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। फ्रैंक एबैगनेल की कहानी की शुरुआत करता हूँ उसके जन्म से। सन 1948 में 27 अप्रैल को न्यूयॉर्क के न्यू रोशेल में जन्म हुआ था फ्रैंक एबैगनेल जूनियर का। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित था क्योंकि उसके पिता स्टेशनरी का बिजनेस चलाते थे और एक अमीर व्यक्ति थे, लेकिन इसके साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स और थिएटर में भी था। फ्रैंक एबैगनेल अपने पिता से प्रभावित तो था, लेकिन उसकी सोच और उसकी हरकतें बिल्कुल अलग थीं। वो अपनी उम्र के दूसरे लड़कों जैसे सामान्य नहीं था। वो आसपास की दुकानों से छोटे मोटे सामान चोरी करता, घर से पैसे चुरा लेता और पड़ोसियों का भी सामान गायब कर देता था। छोटे छोटे क्राइम करते हुए अब वो 15 साल का हो चुका था। उसके घर की हालत भी सामान्य नहीं थी। उसके पिता के पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण वो घर में अपनी पत्नी यानी फ्रैंक एबैगनेल की माँ को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उन दोनों में डिवोर्स लेने की नौबत आ गई। दूसरी तरफ फ्रैंक एबैगनेल जूनियर अब बोर हो चुका था छोटे मोटे फ्रॉड्स और चोरियां करके। अब वो कुछ बड़ा करना चाहता था और उसकी एक बड़ी धोखाधड़ी के पहले शिकार बने खुद उसके पिता। फ्रैंक एबैगनेल जूनियर एक पार्ट टाइम जॉब करता था। उसके पिता ने उसके लिए गैसोलीन क्रेडिट कार्ड और एक ट्रक दिया ताकि उसको अपने जॉब में कुछ हेल्प मिल सके। गैसोलीन क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होता है जो कि सिर्फ गैस स्टेशन यानी पेट्रोल पंप पर चलता था और उस कार्ड से गाड़ी में गैस यानी पेट्रोल भरवा सकते थे और गाड़ी के पार्ट्स भी खरीद सकते थे। फ्रैंक एबैगनेल जूनियर अपने पिता का गैसोलीन क्रेडिट कार्ड का यूज करके गाड़ी के टायर, बैटरी और कार से जुड़ी हुई कुछ और चीजों को खरीद लेता और बाद में उन चीजों को वो गैस स्टेशन पर थोड़े कम पैसे लेकर बेच दिया करता था। उसने उस समय अपने पिता के गैसोलीन क्रेडिट कार्ड से $3,400 खर्च किए और वो पैसा उसके पिता को चुकाना पड़ा। बात तो खुलनी ही थी और जब ये बात खुली तो फ्रैंक एबैगनेल ने ये झूठ बोला कि उसको मालूम नहीं था कि उसके पिता को ही क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना पड़ेगा। लेकिन वो कुछ और बिगड़ ना जाए, उसकी माँ ने उसको 4 महीनों के लिए जुवेनाइल करेक्शन फैसिलिटी में भेज दिया ताकि उसकी इस तरह की आदतें छूट जाए। सन 1964 फ्रैंक एबैगनेल जूनियर अब 16 साल का था और 10th ग्रेड में पढ़ाई कर रहा था। इस साल फ्रैंक एबैगनेल जूनियर के माता पिता का डिवोर्स हुआ। फ्रैंक एबैगनेल से जब कोर्ट ने पूछा कि वो किसके साथ रहना चाहता है, माँ के साथ या पिता के साथ, तो फ्रैंक एबैगनेल जूनियर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाया और वहीं कोर्ट से वो भागकर न्यूयॉर्क चला गया। न्यूयॉर्क में उसने डिलीवरी बॉय की नौकरी की और थोड़े पैसे कमाने लगा। 16 साल की उम्र होने के कारण उसको ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। उसकी उम्र कम तो थी, लेकिन उसके बाल सफेद होने लगे थे और वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लगने लगा था। फ्रैंक एबैगनेल ने सोचा कि उम्र बड़ी दिखने से उसको फायदा हो सकता है, इसलिए उसने भी अपनी उम्र ज्यादा बताना शुरू कर दिया।
उसने अपने ड्राइविंग लाइसेंस में भी अपने डेट ऑफ बर्थ में अपना बर्थ ईयर 1948 को चेंज करके 1938 कर दिया और 10 साल बड़ा बन गया। इस वजह से उसको ऐसी जॉब मिल गई जिसमें उसको ज्यादा पैसे मिलने लगे, लेकिन उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी और धोखाधड़ी के क्राइम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया। बैंक के साथ तो उसने इस तरह की धोखाधड़ी की जितनी तो भारत के नटवर लाल ने भी नहीं की होगी। वो देखता कि पैसा जमा करने के लिए डिपॉजिट स्लिप का इस्तेमाल होता है। बैंक अपने कस्टमर्स को चेकबुक के साथ डिपॉजिट स्लिप्स भी भेजती थी जिस पर उनके अकाउंट नंबर मैग्नेटिक इंक से प्रिंट होते थे, लेकिन कुछ कस्टमर्स बैंक में उपलब्ध डिपॉजिट स्लिप्स का इस्तेमाल करते थे और हाथ से ही अपना अकाउंट नंबर उन डिपॉजिट स्लिप्स पर लिखते थे। बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए जब कस्टमर्स डिपॉजिट स्लिप कैशियर को देते थे तो वो सॉर्टिंग मशीन में उनके डिपॉजिट स्लिप्स को डालता था। सॉर्टिंग मशीन हाथ से लिखे अकाउंट नंबर को पहचान नहीं पाती थी और फिर कैशियर अकाउंट नंबर की एंट्री खुद से करता था। फ्रैंक एबेगनेल ने सोचा कि अगर मैं मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल करके अपना अकाउंट नंबर डिपॉजिट स्लिप्स पर लिखकर बैंक में रख दूं तो क्या होगा। उसने बैंक से बहुत सारे डिपॉजिट स्लिप्स उठाए और उन पर मैग्नेटिक इंक से अपना अकाउंट नंबर प्रिंट कर दिया और उनको वापस बैंक में ले जाकर रख दिया और इंतजार करने लगा कि अब क्या होगा। होना क्या था, कस्टमर्स जब उन डिपॉजिट स्लिप्स का इस्तेमाल करते और कैशियर को देते तो सॉर्टिंग मशीन उन डिपॉजिट स्लिप्स पर हाथ से लिखे अकाउंट नंबर को नहीं रीड कर पाती थी, लेकिन मैग्नेटिक इंक से लिखे अकाउंट नंबर को रीड कर लेती थी, जो कि फ्रैंक एबेगनेल का अकाउंट नंबर था। और फिर कस्टमर के पैसे फ्रैंक के अकाउंट में चले जाते थे। जब तक बैंक को इस फ्रॉड के बारे में पता चलता, फ्रैंक एबेगनेल के अकाउंट में $40,000 जमा हो चुके थे और उसने वो पैसे निकाल भी लिए थे। फ्रैंक एबेगनेल की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि बैंक वालों को वो एक अच्छा आदमी लगता था और बैंक को बिल्कुल ऐसा शक नहीं होता था कि वो कोई फ्रॉड कर सकता है। इसी का फायदा उठाता था फ्रैंक एबेगनेल। वो अपने ही अकाउंट से बैलेंस से ज्यादा पैसे चेक के जरिए निकाल लेता था और बैंक जब उसको पेमेंट करने के लिए बोलती थी तो वो दूसरे बैंक में एक नई पहचान के साथ अकाउंट खोल लेता। वो कंपनियों के नाम से चेक बनाकर बहुत सी चीजों को खरीद लेता था और बाद में कैश के बदले उन चीजों को बेच देता था। उसने बैंक्स के साथ इस तरह की धोखाधड़ी से लगभग $25 लाख कमा लिए थे। फ्रैंक एबेगनेल की नजर और भी बहुत सी चीजों पर थी। उसने देखा कि एयरलाइंस और कार रेंटल की कंपनियां जैसे कि यूनाइटेड एयरलाइंस और हर्ट्ज अपने डेली कलेक्शन को एक बैग में डालकर एयरपोर्ट के अंदर एक ड्रॉप बॉक्स में डाल देती थी। फ्रैंक एबेगनेल ने एक सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पास की एक कस्टम शॉप से खरीदा और उस ड्रॉप बॉक्स के पास आकर खड़ा हो गया। उसने ड्रॉप बॉक्स के ऊपर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था कि ड्रॉप बॉक्स काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो आउट ऑफ सर्विस है और आप अपने पैसे को ड्यूटी पे तैनात सिक्योरिटी गार्ड को दे दें। फ्रैंक एबेगनेल को विश्वास नहीं था कि ये ट्रिक काम करेगी, लेकिन एयरलाइंस के लोगों ने उसको पैसों से भरा हुआ बैग दे दिया। लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि आखिर ड्रॉप बॉक्स कैसे काम नहीं कर सकता। जब उसको लगा कि वो अब फंस जाएगा तो उसने सोचा कि अब वो कुछ दिन इन सारे कामों को बंद करके कहीं दूर चला जाता है। उसने सोचा कि उसको अपनी पहचान भी बदलनी चाहिए ताकि वो कहीं भी रहे पकड़ा ना जाए। 1966 फ्रैंक एबेगनेल जूनियर अब 17 साल का था। उसने देखा कि एयरलाइंस के पायलट्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। उसने सोचा कि क्यों ना एक पायलट की पहचान बनाई जाए। उसने पैन अमेरिकन एयरलाइंस के हेडक्वार्टर्स को फोन करके बोला कि ट्रैवल करने के टाइम उसकी यूनिफॉर्म खो गई है और उसको नई यूनिफॉर्म चाहिए। उसने इसके लिए एक पायलट जो कि पैन अमेरिकन एयरलाइंस में उस समय था के नाम का सहारा लिया। एयरलाइंस ने फ्रैंक एबेगनेल को एक एड्रेस दिया जहां से वो नई यूनिफॉर्म ले सकता था। फ्रैंक एबेगनेल तब तक अपना एक फेक एम्प्लॉय आईडी बना चुका था और उसी को दिखाकर उसने पायलट का यूनिफॉर्म ले लिया। उसने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक जाली पायलट लाइसेंस भी बनवा लिया था। वो उसी यूनिफॉर्म, लाइसेंस और फेक आईडी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए दूसरे एयरलाइंस से दुनिया के कई देशों में फ्लाइट से ट्रैवल किया। 2 साल तक वो घूमता रहा। उसने लगभग 250 फ्लाइट्स पर 16 लाख किलोमीटर की यात्रा की और 26 कंट्रीज में घूमा, लेकिन वो पैन अमेरिकन एयरलाइंस के प्लेन से कभी नहीं गया क्योंकि उसको डर था कि उसको पकड़ा जा सकता था। इसी बीच में उसने फ्लाइट कैसे उड़ान भरती है, पायलट्स कैसे काम करते हैं, इन सब बातों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। एक बार फ्लाइट में जब वो कहीं जा रहा था तो उसको उस फ्लाइट के पायलट ने प्लेन को उड़ाने के लिए कहा जब वो प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था।
फ्रैंक एबेगनेल ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और ऑटो पायलट को स्टार्ट कर दिया। दूसरे एयरलाइंस वाले उससे टिकट का पैसा नहीं लेते थे क्योंकि वो एक बड़ी एयरलाइंस पैन अमेरिकन एयरलाइंस का पायलट था। वो एयरलाइंस को बोलता था कि उसको शॉर्ट नोटिस पर दूसरे सिटी या कंट्री में जाना है और इसलिए उसके ट्रैवल, खाने पीने और रुकने का सारा इंतजाम वो एयरलाइंस करती थी और उसका बिल पैन अमेरिकन एयरलाइंस को चला जाता था। 2 साल बाद जब उसको लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा तो फिर से उसने अपनी एक नई पहचान बनाई। वो जॉर्जिया चला गया और वहाँ पर एक अपार्टमेंट रेंट पे लेके रहने लगा। अपार्टमेंट रेंट पे लेने के लिए उसने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा उस पर उसने अपना नाम डॉक्टर फ्रैंक विलियम्स लिखा। अगर वो पायलट की तरह अपनी पहचान लिखता तो वो पकड़ा जा सकता था। उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक डॉक्टर रहता था जिसके साथ फ्रैंक एबेगनेल जूनियर ने दोस्ती कर ली और उसकी हेल्प से वो एक लोकल हॉस्पिटल में सुपरवाइजर की तरह काम करने लगा। जब लोकल डॉक्टर्स हॉस्पिटल में आते थे तो फ्रैंक एबेगनेल को लगा कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसको हॉस्पिटल में सुपरवाइज करने के लिए विजिट पर बुलाया जाने लगा और एक तरह से उसको वहाँ पर सुपरवाइजर की जॉब मिल गई। उसको इस जॉब में मजा आने लगा क्योंकि वहाँ पर उसको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता था और उसको इस काम में डर भी नहीं था क्योंकि सुपरवाइजर डॉक्टर्स की तरह कोई मेडिकल एडवाइस नहीं देते थे या फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते थे। 11 महीने तक वो ये काम करता रहा। एक दिन वो हॉस्पिटल में था और नर्स ने उससे कहा कि वहाँ पर एक ब्लू बेबी है, उसका ध्यान रखना। फ्रैंक एबेगनेल समझ नहीं पाया कि ब्लू बेबी का क्या मतलब होता है। दरअसल ब्लू बेबी का मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसको जन्म के बाद ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसके स्किन का रंग ब्लू हो जाता है। फ्रैंक एबेगनेल को ब्लू बेबी का मतलब पता नहीं था और इस वजह से उस बच्चे की जान जाते जाते बची। इस घटना के बाद फ्रैंक एबेगनेल को लगा कि हो सकता है कि उसकी गलती से कभी किसी की जान चली जाए और ये सोचकर उसने वो नौकरी छोड़ दी और जॉर्जिया छोड़ के चला गया। अगले 2 सालों तक उसने कई नौकरियां की। उस समय वो यूनाइटेड स्टेट्स की यूटा के एक शहर प्रोवो में था और अब वक्त आ चुका था कि जब वो एक नया रूप ले। और उन दिनों जब उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसके पिता ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे तो तुरंत उसके माइंड में ये ख्याल आया कि क्यों ना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का रूप लिया जाए। और ये सोचकर उसने खुद को भी उस लड़की से सोशियोलॉजी के प्रोफेसर की तरह इंट्रोड्यूस किया। उस लड़की ने फ्रैंक की मुलाकात अपने डैड से करवाई और डैड ने फ्रैंक एबेगनेल को गर्मियों के मौसम में 6 हफ्तों के लिए ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी का लेक्चर्स लेने के लिए भी कहा और यही तो चाहता था फ्रैंक। उसने वो ऑफर ले लिया और 6 हफ्तों तक उसने यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स भी दिए और इसमें उसने $1600 भी कमाए। जब वो पैन अमेरिकन एयरलाइंस का एक पायलट बनकर रह रहा था तो उस समय उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी जो कि फ्लाइट अटेंडेंट थी। उस लड़की को फ्रैंक एबेगनेल ने उस समय बताया था कि वो हार्वर्ड लॉ स्कूल का एक स्टूडेंट था और बाद में उस लड़की ने फ्रैंक की मुलाकात अपने एक वकील दोस्त से भी करवाई थी। उस वकील दोस्त ने फ्रैंक को उस समय ये बताया था कि बार को और भी वकीलों की जरूरत है। आज 2 साल बाद फ्रैंक को ये बात याद आई और अब वो चाहता था कि क्यों ना वकील बनकर देख लिया जाए और इसके लिए उसने बार का एग्जाम पास करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक फर्जी लॉ ट्रांसक्रिप्ट बनाया और लुइसियाना बार की परीक्षा में बैठ गया। 2 बार वो फेल हुआ और फिर बाद में उसने सबको बताया कि उसने तीसरी बार में बार के एग्जाम को पास कर लिया और फिर 19 वर्ष की आयु में उसने लुइसियाना राज्य अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में नौकरी कर ली। लेकिन वहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट भी नौकरी कर रहे थे। जब उन स्टूडेंट्स ने फ्रैंक एबेगनेल से पूछा कि वो कितने समय तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो इसका जवाब फ्रैंक एबेगनेल के पास नहीं था और जब उसको लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो वो उस नौकरी को भी छोड़कर वहाँ से चला गया। 8 महीने तक उसने वहाँ पर नौकरी की थी। सन 1969 फ्रैंक एबेगनेल अब 20 साल का था और अब वो मॉन्टेपेलियर फ्रांस में बस गया। उसके पास बहुत पैसे थे और वो अब चैन से जीना चाहता था, लेकिन उसके अतीत ने उसको चैन से जीने नहीं दिया। वो एक क्रिमिनल था और उसके पोस्टर भी कई देशों में कई शहरों में लगाए गए थे। एक बार उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड ने पोस्टर में उसकी फोटो को देखा और वो उसको पहचान गई और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। उस पर 2 दिन तक ट्रायल हुआ और फिर उसको पेपरिगन की जेल में भेज दिया। वो 6 महीने तक फ्रांस की जेल में रहा।
जब उसकी सजा खत्म हुई उसको स्वीडन भेज दिया गया। वहाँ पर उस पर बैंक के चेक्स के साथ फ्रॉड करने का केस चलाया गया। उसको वहाँ भी 6 महीने की सजा हुई और माल्मो जेल भेज दिया गया। सजा खत्म होने के बाद जब वो आजाद होने वाला था और फिर किसी कंट्री में जा सकता था, स्वीडन के एक जज ने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को कहा कि फ्रैंक एबेगनेल को छोड़ना ठीक नहीं है और आप इसका पासपोर्ट रद्द कर दीजिए। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बात मान ली और उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। इसके पीछे कारण ये था कि अमेरिका में भी उसके किए हुए जुर्म उसका इंतजार कर रहे थे। पासपोर्ट रद्द होने के बाद लॉ के हिसाब से उसको स्वीडन से अमेरिका भेज दिया गया। उसका ट्रायल शुरू होने वाला था। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचा, वो एयरपोर्ट पर जहां पर एक जगह पर थोड़ा अंधेरा था, उसका फायदा उठाकर वो वहां से भाग निकला। अब वो ब्राजील जाना चाहता था, लेकिन ब्राजील जाने के लिए जब वो ट्रेन से एयरपोर्ट जा रहा था, उसको एक पुलिस वाले ने पहचान लिया और उसको वापस पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उसको यूएस मार्शल के हवाले कर दिया। यूएस मार्शल की जिम्मेदारी होती थी उन अपराधियों को पकड़ना और कैद में रखना जिन पर कोर्ट में केस चलने वाला हो। सन 1971 फ्रैंक एबेगनेल जूनियर अब 22 साल का था। यूएस मार्शल की कैद में रहते हुए वो अपने ट्रायल का इंतजार कर रहा था। उन दिनों अमेरिका के कुछ सिविल राइट्स ग्रुप्स गवर्नमेंट पे लगातार इस बात का दबाव बना रहे थे कि वो अमेरिका की जेलों में सुधार करें, क्योंकि वहाँ कैदियों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया जाता। गवर्नमेंट अब इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई थी। फ्रैंक एबेगनेल उस समय हो रही हर घटना पर बहुत बारीकी से ध्यान रख रहा था। उसने अपने एक दोस्त जीन सेब्रिंग से संपर्क किया। जीन सेब्रिंग जेल ऑफ ब्यूरो के इंस्पेक्टर C.W. डनलप से मिलने गई और उसने इंस्पेक्टर C.W. डनलप से कहा कि वो एक राइटर है और वो जेल के ऊपर एक कहानी लिख रही है, और इस तरह से उसने उस इंस्पेक्टर का बिजनेस कार्ड ले लिया। जीन सेब्रिंग ने उस इंस्पेक्टर का बिजनेस कार्ड फ्रैंक एबेगनेल को दे दिया। फ्रैंक ने उस बिजनेस कार्ड को FBI एजेंट को दिखाया जिसके अंडर उसका केस था। फ्रैंक ने FBI एजेंट को बताया कि वो एक गुप्त जेल निरीक्षक यानी अंडर कवर प्रिजन इंस्पेक्टर है और उसको इसी काम के लिए यहाँ पर एक कैदी की तरह भेजा गया था। उसकी किस्मत भी अच्छी थी कि उस FBI एजेंट के पास उस समय फ्रैंक के पेपर्स नहीं थे। वो FBI एजेंट इस बात से थोड़ा डर गया क्योंकि उन दिनों अंडरकवर प्रिजन इंस्पेक्टर यानी गुप्त जेल निरीक्षक की रिपोर्ट की वजह से यूएस मार्शल के 2 ऑफिसर्स की नौकरी भी चली गई थी। इसलिए वो फ्रैंक एबेगनेल का ध्यान रखने लगा और उसके साथ कैदियों जैसा बर्ताव अब नहीं किया जाता था। एक दिन फ्रैंक एबेगनेल ने उससे कहा कि उसको तत्काल FBI एजेंट शॉन ओरिली से मिलना है किसी अर्जेंट मैटर की वजह से। और एक बार फिर उसने इंस्पेक्टर C.W. डनलप का बिजनेस कार्ड उन लोगों को दिखाया, लेकिन कंफर्म करने के लिए यूएस मार्शल के ऑफिसर ने बिजनेस कार्ड पर दिए गए नंबर पर इंस्पेक्टर C.W. डनलप को कॉल किया। वो टेलीफोन नंबर भी फ्रैंक एबेगनेल की दोस्त जीन सेब्रिंग का था जिसको उसने बदल दिया था। जब उसको कॉल आई तो उसने इस बात को कंफर्म कर दिया कि फ्रैंक एबेगनेल एक अंडरकवर ऑफिसर है और उसको FBI एजेंट शॉन ओरिली से मिलने के लिए बुलाया गया है। जब फ्रैंक एबेगनेल FBI एजेंट शॉन ओरिली से मिलने के बहाने बाहर निकला तो उसने वापस ब्राजील भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उसको फिर से अरेस्ट कर लिया अमेरिका की पुलिस ने। उस पर ट्रायल हुआ और फिर उसको जेल भेज दिया गया। वहाँ पर उसको 12 साल की सजा हुई, लेकिन अमेरिका की जेल में उसने 4 साल ही गुजारे। सन 1974 फ्रैंक एबेगनेल जूनियर अब 25 साल का था और अब उसकी जिंदगी ने एक मोड़ लिया। अब तक उसने 4 सालों की सजा काट ली थी वर्जीनिया के पीटर्सबर्ग फेडरल सुधार संघ यानी फेडरल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में। अमेरिका की गवर्नमेंट को पता था फ्रैंक एबेगनेल के कारनामों के बारे में और उस समय गवर्नमेंट देश में बढ़ते हुए फ्रॉड से बहुत परेशान थी। गवर्नमेंट ने फ्रैंक एबेगनेल को एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो गवर्नमेंट की हेल्प करता है फ्रॉड और जालसाजों को रोकने में तो उसकी बाकी की सजा माफ हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको ये भी कहा कि वो गवर्नमेंट को जो हेल्प करेगा उसके लिए उसको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। फ्रैंक एबेगनेल ने गवर्नमेंट की बात मान ली। जेल से रिहा होने के बाद उसने कई नौकरियां करने की कोशिश की अपनी जिंदगी चलाने के लिए, लेकिन उसको बार बार नौकरी से निकाल दिया जाता था जब लोगों को उसके अतीत के बारे में पता चलता था। आखिरकार वो एक बैंक से जाकर मिला और उसने बैंक के ऑफिसर्स को बताया कि वो बैंक को तरह तरह की धोखाधड़ी से बचा सकता है। उसने ये भी कहा बैंक से कि अगर वो बैंक की हेल्प नहीं कर पाता फ्रॉड को रोकने में तो उसको बैंक से अपनी सेवाओं के बदले कोई पैसा नहीं चाहिए। बैंक ऑफिसर्स मान गए और इस तरह उसने एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट यानी सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की।
आखिर एक जालसाज को तो पता था कि जालसाजी को कैसे रोका जा सकता है। बैंक को बहुत से फ्रॉड से बचाया फ्रैंक एबेगनेल ने, और फिर उसने एबेगनेल एंड एसोसिएट्स नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। FBI की भी बहुत मदद की एबेगनेल ने, और लगभग 14,000 कंपनियों ने एबेगनेल की सेवाएं ली फ्रॉड्स को रोकने में। आज की तारीख में वो एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट है ऑनलाइन फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर क्राइम जैसे अपराधों को रोकने में। उसका मानना है कि फ्यूचर में जो सबसे बड़ा क्राइम है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट का, यानी किसी की पहचान चुरा लेना। और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए ये सब बहुत आसान भी हो गया है, और इसीलिए जब वो लेक्चर्स लेने के लिए कई देशों में जाता है तो इस बात का जिक्र जरूर करता है ताकि लोग इसके बारे में सोचना शुरू करें और इस बढ़ते हुए खतरे को कम किया जा सके। आज 30 साल से भी ज्यादा हो गया फ्रैंक को FBI के लिए काम करते हुए। कई टीवी शोज, सीरियल्स बन चुके हैं फ्रैंक एबेगनेल के ऊपर, और उसने कई टेलीविजन कमर्शियल्स भी किए। वो नेशनल एडवोकेसी सेंटर NAC का एक फैकल्टी मेंबर भी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एग्जीक्यूटिव ऑफिस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नीज के द्वारा चलाया जाता है। 1998 में कई अवार्ड्स मिले उसको, और कई प्रोग्राम्स का हिस्सा भी बना फ्रैंक एबेगनेल। वैसे एक क्रिमिनल से एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट के रूप में उसकी जिंदगी ने जो मोड़ लिया, उस बीच की कहानी सिर्फ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। FBI के साथ काम करते हुए उसकी जिंदगी में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हुई, जिसको मैं कवर करूंगा आने वाले किसी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आप सभी को थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में जल्द ही।